अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज आप देख रहे हैं ये बनाम सरकार का स्पेशल एपिसोड सानिया 9 मई स्पेशल। सानिया 9 मई पूरी कौम के ऊपर बड़ा तकलीफ़ दे था। सानिया 9 मई को लेके एक तकलीफ़ जो सी है जिसमें पूरी कौम गुजरी है वो नाकाबिले बयान है। इस वक्त जहाँ मैं बैठा हूँ ये जिना हाउस है, जिसे कोर कमांडर हाउस के तौर पे भी आप जानते हैं। जिना हाउस मेरी बैकग्राउंड पे आप देख रहे हैं। एक साल पूरा गुजर चुका है इस इवेंट को और इस इवेंट के बाद बहुत सारी मुल्क में तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। ये इवेंट हुआ क्यों, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं, यहाँ मौजूद हैं और हमसे बात करेंगे। इसके अलावा ये सानिया के बाद हमने क्या सीखा, इस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहें और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करते रहा करें। वक्तन फ़वक्तन हमारे शो के बारे में हमें बताते रहा करें। तो अपने पैनल के पास जाते हैं, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मोहसिन शहजाद मुगल मेरा नाम है और मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर, पहले प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब डिजिटल मीडिया पर काम कर रहा हूँ। 7 से 8 साल हो चुके हैं। यूट्यूबर हैं? इस वक्त यूट्यूबर। अच्छा, कैसे देखते हैं सानिया 9 मई को? सानिया 9 मई को तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पाकिस्तानी उसको डिफेंड कर सकता है कि ये ठीक हुआ है। हर कोई ये कहता है गलत है और हम तो बिल्कुल, मैं तो उस दिन गवाह हूँ जब ये वाक़या हुआ था, मैं इधर मौजूद था और यहाँ इसके अंदर मौजूद है, यहाँ जिना हाउस में मौजूद था। मैंने आंखों देखा हुआ है सारा जिना हाउस, उससे पहले कोर कमांडर, टोटल ये पूरा रोड। वो जो कहते हैं कि अंदर लोग मौजूद थे, ये थे, वो क्या था? नहीं, अंदर तो कोई भी मौजूद नहीं था, सारे बाहर से ही आए हैं। लेकिन एक चीज़ है कि कोई रुकावट पैदा नहीं की गई थी। ये भी सच, रोका नहीं गया। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी अहम है नाज़रीन, मैं आपसे शेयर करता चलूँ, वो ये है कि कहते ये कहा जाता है कि रोका नहीं गया, यहाँ पर किसी ने रोका नहीं उनको, वहाँ लोग मौजूद नहीं थे। आप सिर्फ इतना इमेजिन करें कि एक फ़ौजी अगर खड़ा हो जाता और वो कितना नुकसान हो जाता। और फिर यही लोग जो आज कहते हैं रोका नहीं, इन्होंने कहना था कि हमें रोका गया और हमें नुकसान पहुंचाया गया, क्योंकि अगर वो खड़ा हो जाता तो इनकी हिम्मत नहीं थी कि अंदर तक आते। उन्होंने सिर्फ इसलिए रोका कि पाक फ़ौज ने अपने लोगों के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ये पॉलिटिकल मैटर था, पॉलिटिकली एजिटेटेड था, पॉलिटिकली इसको इन्फोर्स किया गया था, पॉलिटिकली इसको मूव किया गया था, इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। तो उसको इन्होंने पॉलिटिकली हैंडल करना बेहतर समझा और पुलिस को कहा गया कि वो आके यहाँ पर इस हाउस की हिफाजत करे और पुलिस ने की। और उस सारे के अंदर हमारे जो अली नासिर रज़ी साहब हैं, DIG ऑपरेशन थे, उनकी आँख भी एक ज़ाया हुई कि आज भी वो इस आँख से देख नहीं सकते। तो उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी और फोर्स जो सी है वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की गई। उस वक्त मौके के ऊपर उन लोगों को रोका गया, मुंह से रोका गया, लेकिन वो रुके नहीं। अच्छा, आपने देखा कि लोगों को नहीं रोका गया, आने दिया गया। एक बड़ा मजमा एक उस तरफ से निकला, एक इस तरफ से निकला और ये सारा वाक़या रूनुमा हुआ। अब इसको कोई भी शख्स डिफेंड नहीं कर सकता, ना ही कुछ जमात कर सकती है, ना किसी जमात को करना चाहिए। ये एक ऐसा वाक़या है कि ये कोई मुल्क दुश्मन अनासर ही कर सकते हैं। जो शख्स इस रियासत से, इस मुल्क से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, वो ये काम नहीं कर सकता। जिसने भी किया उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी, अगर नहीं मिली अब भी तो मिलनी चाहिए। भाई क्या नाम है आपका और कहाँ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासर अब्बासी मेरा नाम है और मैं तलबा तंजीम का जनरल सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान का। अच्छा। तलबा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कैसे देखा आपने 9 मई? जी, इसमें सबसे जो चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं ये सानिया था, कुछ लोग कहते हैं ये हादसा था, लेकिन मैं इसको ये एक मनसूबा कहूँगा जो कि पाकिस्तानी कौम और जो है ना पाक आर्मी या हमारे जो कौमी सलामती के अदारे हैं उनके दरमियान जो है ना दूरी पैदा करने के लिए ये मनसूबा बनाया गया और इसके ऊपर काफ़ी अरसे से प्लानिंग हो रही थी। अच्छा जी। और ठीक है, आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादती हुई है? जी, ये जो है ना ज़्यादती हुई है। और ये भाईजान आपका नाम क्या और कहाँ से? जी, मेरा नाम जावेद इकबाल कुरैशी है। मैं पेशे के लिहाज से एडवोकेट हूँ और सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। 9 मई के सानिया के हवाले से 1 साल होने को है, आपने इंट्रो में भी बताया और जैसा कि सवाल आप कर रहे हैं, इससे ज़्यादा अनहोनाक और दर्दनाक वाक़या कोई भी नहीं हो सकता कि हम अपने कौमी इदारों पे और कौमी बिल्डिंग पे हमला करें और आके उनकी सारी चीज़ें जला दें जहाँ पे जना की यादगार मौजूद। कुछ वकील जो उनसे अभी भी उस सियासी जमात से मुंसलिक हैं और वो इस चीज़ को डिफेंड भी करते हैं कि ये तो होना ही था। देखिए जी, वो डिफेंड करते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि जो इस 9 मई के वाक़े को डिफेंड करता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो पाकिस्तान का सज्जन नहीं है। और जो वकला इसको सिर्फ़ अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनकी मज़म्मत करता हूँ। उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि आप पाकिस्तानी पहले हैं और किसी सियासी जमात के रुकन बाद में हैं। और अब आप देखें, सानिया 9 मई के जितने मुल्ज़मान हैं सब इस कोशिश में हैं कि उन पे
780A की कोई दफ़ा लगा के उनको दहशतगर्दी में ट्राई किया जाए, ना कि उनको फ़ौजी ट्रायल में डाला जाए। और इसके लिए बेशुमार कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल की गई, वहाँ से एक ऑर्डर आया। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये जितने मुलव्वस हैं, फुटेजेस में आ रहे हैं, उनका सबका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल करके उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, ताकि कानून में किसी भी शख्स को ये जुर्रत ना हो सके कि वो आके दोबारा ऐसी कोई हरकत करे। मेरे भाई ने कहा कि वो अंदर उसको रोका नहीं गया। गुजारिश ये है कि अगर फ़ौज रोकती तो कई लाशें गिरनी थी। जी बिल्कुल, मैं ये बात हमारी जो पाक फ़ौज है वो और बदनाम हो जाए। जी ऐसे ही है। क्या नाम है, कहाँ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली रज़ा नाता है और मैं एक पॉलिटिकल यूथ एक्टिविस्ट हूँ। यहाँ पे मैं यूथ की नुमाइंदगी करते हुए आपके सवाल को इस तरह से एड्रेस करूँगा कि ये जो 9 मई है, ये कोई एक दिन का वाक़या नहीं है, ना ये कोई हादसा है कि चलते चलाते कोई एक्सीडेंट होगा। इसके पीछे कोई बरसों की एक मेहनत नज़र आ रही है। गाए बगाए लोगों के दिल में, नौजवानों के दिल में एक जो पॉलिटिकल पार्टी इस सारे के पीछे थी, इस सारे को मोटिवेट कर रही थी, सारे को लेके चल रही थी, जो भी उनका मकसद था, वो तो कहती है यूथ हमारे साथ है। यूथ इस सारी चीज़ को कैसे देखती है? हाँ, ये असल बात है जिसको डिस्कस किया जाना चाहिए। वो जो यूथ उनके साथ थी, वो इस बात पे थी कि मुल्क के अंदर जो बैड गवर्नेंस है, जो भूख नंग और अफलास है, इसका कोई हल निकाला जाए। और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ ब्लेस्ड कंट्री जिसकी मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है वो यूथ पर मुश्तमिल है, तो यूथ को उसका ड्यू रिगार्ड दिया जाए। बट हुआ ये कि उन नौजवानों को अपने एक फ़र्द वाहिद के गिर्द घुमाया गया, फुल स्टॉप लगा के कहा गया कि फ़लाँ शख्स, फ़लाँ पार्टी या फ़लाँ जो ग्रुप है, ये हमारी रेड लाइन है। जब आप नौजवानों को एक दायरे के गिर्द घुमाएंगे और उनको वहाँ पे महदूद कर देंगे, तो फिर आप उनसे अपने मकासद लेते हैं जो 9 मई की सूरत में उन्होंने। क्या नाम है भाईजान आपका और कहाँ से आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिफ्त हसन है और मैं एक नौजवान सियासी कारकुन हूँ, लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। और 9 मई का जो वाक़या है, मेरे ख्याल से कि ये फाशिज़म की और इंतहापसंदी की एक बदतरीन मिसाल है। और मोदी में, ट्रम्प में और इमरान खान में कोई फ़र्क नहीं रह गया 9 मई के वाक़े के बाद। और जो जिस तरह अली साहब ने बात की कि नौजवानों के मसाइल तो बदस्तूर मौजूद हैं, लेकिन जो नफ़रत अंगेज़ी, जो सियासत में एक नफ़रत फैला दी गई है, उसको रोकने के लिए हम जैसे नौजवान सियासी कारकुन बहुत एफर्ट करते हैं, लेकिन वो दोबारा से एक सिलसिला का शुरू हो गया, हेट का, गालियों का। एक नैरेटिव होता है जो सियासी जमात ने दिया, एक काउंटर नैरेटिव होता है जो अंदर से ही यूथ के अंदर भी होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये जो सब जिस तरह ये मोटिवेट कर रहे हैं ये गलत है, वो काउंटर नैरेटिव पैदा होता है। आपको लगता है कि यूथ को पता है कि हम ये जो किया है ये गलत है, इसके बारे में ये वो सोचते हैं? देखें, ज़्यादातर यूथ को नहीं पता है और यूथ को इमरान खान ने मिसलीड किया है। इश्यूज़ कुछ और थे, उसको डायरेक्शन कुछ छोड़ दी गई। और इस वक्त जो एक मौजूदा सूरत हाल है, मतलब अगर तो आप यूथ की बात कर रहे हैं तो आपकी हुकूमत रही है, आपने पंजाब में स्टूडेंट यूनियन क्यों नहीं बहाल की? आपकी यहाँ पे हुकूमत रही है, आपने कितनी नौकरियाँ जो हैं वो नौजवानों को दी हैं? इस वक्त पिछले पूरे साल में 7 से 9 लाख नौजवान जो है वो मुल्क छोड़ के जा चुका है। वो किन पॉलिसियों की वजह से गया है? वो PTI के सिर पे जो है ना सारी वो बात जाती है। तो ये जो मसाइल हैं सारे, ये अपनी जगह उधर ही कायम है। आप अपनी पावर के लिए, आप अपनी ईगो को जस्टिफाई करने के लिए, आप अपने एक एरोगेंसी को जस्टिफाई करने के लिए आपने ये स्टेप लिया और उसका खमियाजा जो अपनी कौम को भुगतना पड़ रहा है। वो नौजवानों की आवाज़ जो है वो मज़ीद आई थिंक उसको जो है ना वो जो पावर थी वो नहीं रही है, उसमें कमी आ गई है। तो ये नुकसान किया पूरे मुल्क की। बिल्कुल ठीक है, आप क्या समझती हैं इस बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शगुफ्ता सलीम है और डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना चला रही हूँ। जब मैंने 9 मई का वाक़या स्क्रीन पे देखा तो मुझे लग नहीं रहा था ये हमारे पाकिस्तान में अंदर हो रहा है। और जब वो पाकिस्तान की चीज़ किसी और जगह पे दिखाई जा रही है, और ख़ासकर एक ऐसी जगह जहाँ कि पाकिस्तान का एक इमेज यहाँ होता है। खातून थी, वो यहाँ पर वीडियो थी, उन्होंने दुपट्टा फेंका पुलिस वाले के ऊपर और वो पुलिस वाले ने उसको पकड़ के आगे ले गया। वो वीडियो देख के कैसा लगा आपको? वो वीडियो देख के ऐसा लगा कि हता कि हमारा जो मुल्क है, तालीम का उसका मेयार अभी देखा जाए तो बहुत सारी डिग्रियाँ हमारे पास हैं, बहुत सारी डिग्रियाँ हमारे पास हैं, लेकिन उन डिग्रियों का सिर्फ पेपर में है, यहाँ नहीं है। क्योंकि जो तालीम है वो शऊर देती है। हमारे यहाँ शऊर जो है कम होता जा रहा है, तालीम का जो मेयार है वो ऊपर होता जा रहा है। ठीक है। बहुत सारी वीडियोस काउंटर करने के लिए, एक तो वीडियोस वो थी जो चल रही थी जिसमें ये इसको उसको जलाया जा रहा था, जो हमारे बैकग्राउंड में है, नज़र आ रहा है सबको, इसको चलाया जा रहा था, लोग मार रहे थे, सारा कुछ। एक वीडियो दूसरी पार्टी यानी मुखालिफ पार्टी की तरफ से चल रही थी जिसमें वो दिखा रहे थे कि वो औरत को खींच के लेके जा, वो एक ही वीडियो है उनके पास जिसमें वो औरत को खींच के लेके जा रहे हैं। वो देख के आपको कैसा लगा? क्या लगा आपको कि ये क्या है? बहुत शुक्रिया जी भट्ट साहब। राना मोहम्मद उस्मान मेरा नाम है, यूथ तंजीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। तो ये हम पहले से भी इसी बात के कायल थे
कि हमारे माशरे में ये जो मादर पिदर आज़ादी दी जा रही है, ये उसी का शाखसाना है। और ये जैसे हमारे दोस्तों ने बात की है कि ये रातों रात या 9 मई वाले दिन ये वाक़या नहीं हो गया, इसकी पीछे एक मुकम्मल ट्रेल है जिसका हम पहले भी जिक्र करते आए हैं कि पहले किसी और को लाडला बनाया गया, फिर वो जब लाडला बच्चा आपका, आप अपने घर पे देख लें, लाडला बच्चा वो जब आपके सर पे शरारतें करता है या मामलात करता है, फिर हमें एहसास होता है ओह ये क्या हो गया। और उसी तरीके से अब मुस्तकबिल में फिर एक कोशिश की जा रही है। तो दूसरा भट्ट साहब, एक तो वो ख़ातून के साथ जो हुआ और वो हुआ हमारे, ये मैंने तो आपको बताया वो मादर पिदर आज़ादी का एक शाखसाना था, जिसके नतीजे में यूँ हुआ। और हमारे नौजवान यहाँ तक कि मैंने नहीं अपनी उम्र में सुना कि या हम अपने नौजवानों को जो तरबियत कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ज़हन साजी कर रहे हैं, हमने तो कभी ये नहीं कहा कि ये हमारा मुल्क के अंदर ये हमारा दुश्मन है और ये दोस्त है। ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पे तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी पाकिस्तान जो सेंटिमेंट हैं, स्पेशली एक सर्टन पार्टी की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा बिकता है। और बहुत सारे सीनियर जो सहाफ़ी कहे जाते थे, अब तो पता नहीं सहाफ़ी हैं अभी कि नहीं, वो सारे के सारे यही बेच के काफ़ी अमीर भी हो गए हैं। आपका दिल नहीं करता कि आप भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बेचें? सर, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बड़े लोग बेच रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उसमें बड़े बड़े नाम हैं जो कुछ अर्सा पहले इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठते थे, आज वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। तो वजह उसकी वजह सिर्फ रेटिंग है। रेटिंग है डॉलर कह लें हम तो सीधी बात करते हैं। अगर हम भी करते हैं तो हम डॉलर के लिए करते हैं ना, इसलिए कि रेटिंग आएगी, लोग सुनेंगे। लोग सुनना क्या चाहते हैं, लोग पसंद क्या करते हैं, तो उनकी पसंद की बात करना ही रेटिंग है, तो वो बात करना चाह रहे हैं। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है डिजिटल मीडिया का या मीडिया का, तो मीडिया या डिजिटल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो किसी भी वाक़े को, जो किसी भी रियासत को, किसी भी मुल्क को या किसी भी चीज़ को नेगेटिव भी दिखा सकते हैं, पॉजिटिव भी दिखा सकते हैं। हाँ। अब ये आपके अपने हाथ में, आपने पॉजिटिव दिखाना है, ऑथेंटिसिटी के ऊपर सवाल होता है, क्योंकि डिजिटल मीडिया जितना भी है, ये मेरी नज़र में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इतना ऑथेंटिक नहीं है। इसके ऊपर इतने गेट कीपर्स नहीं बैठे होते, इसके ऊपर इतने एडिटर्स या कोई एडिटोरियल बोर्ड नहीं होता जो कि इसको कंट्रोल कर सके। इसलिए इसकी खबर पे यकीन करना थोड़ा सा मेरे ख्याल से लोगों को भी सोचना चाहिए। भाईजान, आपका नाम क्या और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद आज़म ख़ान है। मैं पाक आर्मी लवर्स फोरम का सरबराह हूँ। लवर्स फोरम? वाह वाह वाह। पाकिस्तान आर्मी से तो हर पाकिस्तानी प्यार करता। आपने फोरम ही बना दिया लवर्स का? नहीं, ये बड़ा पुराना फोरम है और हमने पाक आर्मी के लिए बहुत सारे काम किए हैं। जो अब 9 मई का जो वाक़या हुआ, चले मैं आपके काम बाद में सुन लूँगा, ये बताइए 9 मई का जो वाक़या हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? सर, ये 9 मई थे उस वक्त जब ये हो रहा था? मैं तो खैर यहाँ नहीं था, अपने बिजनेस प्लेस पे था। सर, ये 9 मई का वाक़या, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। ये जिना हाउस पे हमला नहीं था, ये पाकिस्तान पे हमला था और ये इंटरनेशनल एजेंडा था। इसको बाकायदा प्री प्लान मैनेज किया गया था और तैयार किया गया था। ये तो हम पाक आर्मी को सल्यूट पेश करते हैं कि हमारे अफसरों ने, जवानों ने, हर आर्मी के जो भी रैंक के ऑफिसर हैं, उन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। सिफ्ती हसन भाई, अभी एक जो था ना बयानिया था, वो ये था कि मुल्क में नुकसान हो रहा है, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, मुल्क गिरता जा रहा है, मुल्क में बड़ी सारी परेशानियाँ, और उसका ज़िम्मेदार भी इस इदारे को ठहराया जा रहा था। और वो कहा ये बयानिया क्रिएट किया जा रहा था ना, वो सारा मैन्युफैक्चर जिस तरह किया गया, वो हम सब ने देखा। उसमें सोशल मीडिया के लोगों को इन्वॉल्व किया गया, उसमें से वो टिकटॉकर्स को इन्वॉल्व किया गया, उनको बुलाया गया, घरों में बिठा के उनकी साथ तस्वीरें खिंचवाई गई। इवन प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वहाँ उधर बनी गाला जो डिक्लेयर था, वहाँ बुलाते थे उनको, उनसे बातें करते थे। फिर उन्होंने सारा एजिटेट किया। इवन पता चला उनमें से कई लोग पकड़े भी गए, वो टिकटॉकर्स पकड़े भी गए, क्योंकि वो यहाँ मौजूद थे, जो कहते थे कि अब हम GHQ जाएंगे। तो वो सारा बयानिया जब चल रहा था और इस तरह की बातें हो रही थी, तो उसका कोई काउंटर, उसके खिलाफ कोई बयानिया खड़ा करने की कोशिश की गई, या नौजवान जो उनसे थे वो बयानिया खरीद चुके थे? देखिए, हमने अपनी तय तो कोशिश की। हम तो 2012-13 से अपनी सियासी तंजीम से कहते हुए आए हैं कि ये इमरान खान पे बिलीव करना जो है ये झूठ है, ये डिलीवर नहीं करेगा। लेकिन अब सोशल मीडिया की एक पावर ऐसी थी कि हमारी कौम के लिए भी नहीं थी। हमने नई नई चीज़ें देखी, नई नई वीडियोस देखी, नए नए म्यूज़िक सुने, स्लो मोशन में आते हुए देखा, फास्ट फॉरवर्ड में जाते हुए देखा, तो हम इंप्रेस हो गए। ख़वातीन भी देखी, यस, जलसे जुलूस हुए, वहाँ पे डीजे चल रहे हैं। तो हम एंटी म्यूज़िक नहीं है, वो एक आर्ट रहना चाहिए, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं थी। अब जब कोई चीज़ नई वोकैबुलरी में आती है इंसान के दिमाग में, तो इंसान थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो डगमगाने में झूठ जो है वो पेनिट्रेट किया गया। मतलब आप वो भी याद है कि यहाँ पर इस्लामी टच भी दे दो, यहाँ पर जो है वो मुस्लिम टच दे दो, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेशनल टच दे दो। अब वो जो टच थे वो
ओपिनियन जो थी उनके साथ खेला जा रहा था। अब आपने हर तबके को वो टच दे के आपने शामिल तो कर लिया। अभी यहाँ पर उनका कोई नुमाइंदा बैठा नहीं हुआ, ना ही कोई उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं उनकी तरफ से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सारी चीज़ें एक साइड पे, लेकिन उनका जो बयानिया था कि हमें कोने से लगाया जा रहा है, हमें कम वो क्या किया कॉर्नर किया जा रहा है और हम जो उनसे हमारे साथ जुल्म हो रहा है, मैं अगर पकड़ा गया तो फलां बंदा जिम्मेदार होगा, वो इस तरह की बातें भी तो कर रहे थे। बट साहब देखिए, कोने पे नहीं लगाया गया। कोने पे जो लगाने की बात थी वो हुकूमत के साथ अगर हम थोड़ा सा देखें कि 4 साल में कारकर्दगी क्या थी। अवाम कह रही थी कि आप डिलीवर क्यों नहीं कर रहे, हम भूख से मर रहे हैं। कोरोना के दरमियान में वो जितने इश्यूज़ हुए, जो एड बाहर से आती रही है, उस पर जब हिसाब मांगा गया तो उस पर उन्होंने वीडियोस दिखा दी। उसके बाद जिसको जब नौकरियां मांगी कि आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, उस पर उन्होंने दिखा के वीडियोस दिखा दी। जब बात की गई कि आपने 50 लाख हमें घर देने थे, वो घर पे आपने वीडियोस दिखा दी। अब वो जो कोने लगना है, वो कोने जो लग रहे थे वो तो आवाम उनको लगा रही थी कि भाई आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। अब उसका वो अगर बयानिया ये बना रहे हैं कि नहीं हमें तो इस्टेब्लिशमेंट रोक रही थी, हमें कोई और दूसरी कुव्वत रोक रही थी, तो वो मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ एक फजूल सी जस्टिफिकेशन है, इसका कोई तुक नहीं है। जावेद साहब, मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ 9 मई, एक तो सानिया हो गया, एक सानिया के बाद रद्द-ए-अमल आया जब उन जो थे इसके कल्प्रिट्स थे उनको पकड़ने के लिए सरकार गई, रियासत ने, कानून ने अपने बाजू फैलाए और उन लोगों को पकड़ दकड़ शुरू की, तो इंसानी हकूक़ के बड़े वो उठना शुरू हो गए कि ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, और उसमें काफ़ी सारा तकद्दुस पामाल होने की वीडियो भी हमने देखी। जिस तरह सियालकोट में हमने देखा कि रियाना डार साहिबा को साथ वो पुलिस वालों ने बदतमीज़ी की और इस तरह की चीज़ें बहुत सारी आई। इससे ये नेगेटिव इमेज नहीं गया? जी बट साहब, कुछ हद तक तो नेगेटिव इमेज ज़रूर गया है, लेकिन जब आप किसी एक अच्छे काज के लिए, कल्प्रिट्स को पकड़ने के लिए जब जाएंगे, खुद तो कोई नहीं आके अपनी बाजू देता ना कि हमें पकड़ लें, आप हमें पकड़ के ले जाएं। तो कोई अभी तक भागे हुए हैं? हाँ, काफ़ी सारे भागे हुए हैं, कोई नहीं भागे, काफ़ी सारे भागे हुए हैं। और जो बचे हुए हैं, कोई बेलें करा के बचे हुए हैं और कोई सिर्फ 780 के पीछे छुप रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, अब जो कल्प्रेट है उसको पकड़ने का पुलिस के पास इससे और क्या तरीका है, कौन सा मैटर हम अडॉप्ट करें जाके उसको पकड़ के लाएं? ज़ाहिरी बात है उसके घर ही जाना है, उसको घर जाके अरेस्ट करना है। अब किसी ने अपने मोबाइल, आपको याद होगा, वो बंद कर दिए हैं, कोई दाढ़ियाँ रख के फिर रहा है। बहुत सारे सेनेटर हैं, सेनेटर साहब बहुत तकरीर किया करते थे, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान। वो 6-7 माह बाद नमूदार हुए और उन्होंने दाढ़ी रखी हुई, और पहली दफ़ा उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से बेल कराई। जरताज वो जो वज़ीर है उसको देख लें, वो जो डीजी खान से आई है, वो दरजाज गुल, वो भी बैठी रही है, वो भी छुपी हुई थी। अगर आप इतने बहादुर थे और आपने ये सारा काम नहीं किया था, तो वाई यू आर हाइडिंग फ्राम द कोर्ट्स? फेस द कोर्ट्स। आप देखें, वो इनकी एक सीनियर लीडर हैं, वो उन्होंने फेस किया और वो अभी तक जेल के अंदर है। हाँ जी, मैडम यास्मीन राशिद, वो तो आगे आगे थी, उन गाड़ी की छत पे थी, और उन्होंने ऐलान किया कि चलो सारे उधर चलते हैं। इससे बड़ी और क्या एविडेंस आप चाहिए? आप लोगों को प्रवोक कर रहे हो कि चलें आए हम अपने कौमी इदारों पे हमला करें। ये एक जुल्म है और जुर्म है, और कौमी इदारों पे हमला करना, इससे बड़ी दरिंदगी की और कोई मिसाल नहीं है जो इस जमात के अंदर की गई है। मैं किसी जमात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन हमारे जो वकला भाई हैं, सिर्फ टिकट्स की खातिर, सिर्फ MNA और MPS बनने की खातिर दे आर जस्ट वांटिंग, वो कर रहे हैं ताकि हमें कोई एडिशनल एडवोकेट जनरल बन जाए, कोई एडवोकेट जनरल बन जाए, कोई MNA की टिकट मिल जाए, कोई MPA का टिकट मिल जाए। मुल्क का दर्द किसी के दिल में नहीं। यहाँ से लोग जब मोर उठा के लेके जा रहे थे ना, अभी मोर वापस आ गए हैं, तो वो कह रहे थे ये कौम का पैसा है। आप उससे एग्री करते हैं? वो कौम का पैसा था तो पूरी कौम का पैसा था, वो सिर्फ PTI के साथ जो चल रहे थे उनकी कौम का पैसा तो नहीं था। अब इस हवाले से आप चलने हैं तो आप अपने सड़कें और हॉस्पिटल और जो अवामी मनसूबे हैं वो सारे उठा के तो अपने अपने घरों को ले जाएं, तो ये तो एक बेवकूफ़ाना सी लॉजिक है। नंबर 2, जो आप बात कर रहे थे ना, उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। मेरा तलक साउथ पंजाब से है, जिसे मैं उर्फ़े आम में मकबूजा पंजाब कहता हूँ, क्योंकि जागीरदार, सरमायादार, वडेरे, मकबूजा पंजाब। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे बुज़दार साहब का इलाका नहीं है, ये बुज़दार साहब का इलाका है। वो तो वहाँ से तो आपका CM रख लिया उन्होंने, फिर भी मैं वो बता रहा हूँ। अब वो जो कहानी चली थी कि उसके घर में बिजली नहीं है, तो उससे पूछा जाए ना कि भाई तू खुद MPA रहा, तेरा वालिद वहाँ का तहसील नाज़िम रहा, तो बिजली क्यों नहीं थी? मैं उनके डेरे पे गया, मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ जब ये सैलाब आया, तौसा शरीफ हम गए। तौसा शरीफ में जब हम एंटर हुए हैं तो उनका डेरा शुरू में ही है, अंदर भारती जाने से पहले एक डेरा है उनका। वो डेरे के अंदर हम एंटर हुए हैं तो वहाँ पर पार्किंग इतनी बड़ी थी कि यहाँ से वो वहाँ तक पूरी पार्किंग थी, और
वो प्लस्तर हुई हुई पार्किंग थी, यानी जहाँ लोग वो उस्मान बुज़दार का डेरा था। तो मैं सोचा ये तो कहते हैं हम पसमानदा इलाके से हैं, हम पसमानदगी से हैं, इतना बड़ा डेरा तो मेरे ख्याल से यहाँ सीएम का नहीं होगा। आप बट साहब मैं आपको दावत देता हूँ, आप साउथ पंजाब का विज़िट करें, आप मुल्तान से शुरू हो जाएं और सारे इजला को थारोली विज़िट कर लें। वहाँ पे जितने जागीरदार, जितने वडेरे जो इन जनूबी पंजाब की तबाही और बर्बादी का सबब बने पिछली दिहाइयों से, वो सारे के सारे पीटीआई की झोली में जाके बैठ गए। अब वो जिनके खिलाफ तब्दीली आनी थी, जिनके खिलाफ तब्दीली आनी थी, वो तो सरखेल बने हुए थे तब्दीली के। नंबर 1। नंबर 2 मैं मिसालें दे देता हूँ। आप मुल्तान जाएं तो शाह महमूद कुरैशी साहब क्या वो नून लीग या पीपल पार्टी में नहीं रहे? तो वो जो उनके अदवार में तबाही हुई उसकी जिम्मेदारी वो एस्टेब्लिशमेंट पे डालेंगे। ठीक है। अब उसका बेटा आ गया जैन कुरैशी, तो क्या पूरे मुल्तान में, पूरे हलके में जैन कुरैशी के अलावा कोई नौजवान था ही नहीं? आपने ये सारा कुछ देखा और आप वो बयानियाँ भी सुन रहे थे और आपको ऐसा, अब कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप शुरू में जो आपकी सियासी जमात है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थी, आपको तब उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी लगती थी, और अब इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि उनके खिलाफ है जिनके आप खिलाफ हैं तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट अच्छी लगना शुरू हो गई है? ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। माई एनिमीज़ माई फ्रेंड, ये तो नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर उस वक्त ऐसा कोई भी वाक़या आप दिखा दें कि किसी भी जो है ना जगह पे ऐसी कोई बात हुई हो कि पुलिस आपके लीडर जलसों में सिर्फ नाम लेते थे। जी जी, वो तो जो है ना तकरीरों में कहते थे, लेकिन ऐसा कोई भी प्लानिंग नहीं थी जिस तरह की ये 9 मई की प्लानिंग की गई है, हमला किया गया है, कौमी अदारों का शख्स को पामाल किया गया, ऐसी कोई भी बात नहीं। तकरीरों में कहा गया था और वो बाई नेम था एज ए अदारा कहीं भी, लेकिन जो अपना तरीके इंसाफ ने एज ए अदारा जो है ना इसके ऊपर हमला किया है और इसको डैमेज किया है। जी, आपको लगता है कि ये माई एनिमीज़ माई फ्रेंड, यानी कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। यानी कि अब सियासी जमात 2018 में जब आपके खिलाफ 17 में किया गया सब कुछ, तब आपने रैलियाँ निकाली, आपने सारा कुछ किया, तो तब इस्टेब्लिशमेंट बुरी थी। अब इस्टेब्लिशमेंट आपके दुश्मन के खिलाफ हुआ। ये क्या होता है? ये सियासी जमातें क्यों इसको इस्तेमाल करती हैं अपने फायदे के लिए? मफाद है ना, मफाद की जंग है। सारे के सारे इस एक पॉइंट पे इकट्ठे क्यों नहीं होते? क्या वजह? इकट्ठा होना चाहिए। अगर तो इस पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं, अगर सबको लगता है कि ये गलत है, तो जब उनको मफाद मिलता है तो ठीक है, जब चीज़ छीनी जाती है तो लोगों को बुरी लगती है इस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं, यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं। अगर आपको इतनी इस्टेब्लिशमेंट बुरी लगती है तब उसके खिलाफ इकट्ठे क्यों नहीं होते? भाईजान क्या कहते हैं आप? मेरी इस्टेब्लिशमेंट अच्छी, तेरी इस्टेब्लिशमेंट बुरी, ये क्या है? देखें, इस्टेब्लिशमेंट तो वही है जिसके हम सारे मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, मगर मसला ये है अपने कि इदारों के मानने वाले और चाहने वाले हैं। जी हाँ, वही असल में तो वही जो लवर्स वाली बात की है, हम सारे लवर्स हैं और उसको बात मानते हैं। मगर बट साहब एक तरफ थोड़ी सी इससे थोड़ा सा हटके मैं एक आपकी इस बात पे कि आप क्योंकि एक मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और जैसे कि आप टिकटॉक पे या यूट्यूब पे और या आगे पीछे, मतलब कि आपने ख़ुद भी कहा कि इसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है, तो मेरा ख्याल है आपके लिए प्लेटफार्म से ना इसकी डिनाइड आना चाहिए कि ये जो चलते फिरते यूट्यूबर हैं या टिकटॉकर हैं, ये हर जगह पहुंच जाते हैं और अपनी एनालिसिस दे देते हैं। मैं इंतहाई माजरत के साथ ये हमारे भाई ने कहा कि मैं भी इधर था। 10 लाख 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, तो हासा भी आ रहा है देख के की कह रहे हैं यार। और लोग सुन के ना बाद में तो रात को पहले जिस तरह टॉक शोज पे तबसरे होते थे, इनके वीलॉग पे तबसरे होते हैं कि वो फलां बंदे ने यह किया सी तो झूठ किया सी, क्यों क्या था यही बात। अब ये लोगों को समझाते थक गया पाई झूठ बोल रहे हैं। इस पे मैं ये बात करना चाहूँगी, ये जो लोग हैं, क्योंकि लोग थक चुके हैं, लोग कुछ ना कुछ देखना चाहते हैं, क्योंकि जिनको वो सुनते थे उनके पास से भी क्या निकला, उनके पास भी यही चीज़ें, वो भी यही बेच रहे हैं, तो इसलिए वो ना टिकटॉक पे यूट्यूब पे आ गए हैं, या कुछ नहीं तो झूठ ही सही। फाइनल वर्ड ले लेते हैं, आप बताएं भाईजान, यूट्यूब टिकटॉक जो है ये आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसी को देखते हैं या टीवी भी देख लेते हैं, अखबार भी? सर यूट्यूब में तो मैं हमेशा ही कहता हूँ लोगों को सिर्फ सुना करें बस, डॉलर कमाने के लिए ये सारी प्रोपोगंडा है और इनको ट्रेंड किया जाता है। जो ये काम करते हैं ना, $1 के लिए करते हैं और एक प्रोपोगंडा करते हैं, बाकी इनका अपना इस मामले में कोई पॉजिटिव नहीं होता। और मैं कहता हूँ यूट्यूब को तो आपने जो पहले एक बहुत अच्छी बात की कि इसका कोई गेट नहीं है, इसको कोई रोक नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब जिसकी अपने इलाके में कोई बंदा उसको ना जानता हो और वो बंदा आके वो बंदा आके
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए बातें बनाना शुरू कर दे जी, वहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर वो हो गया। और भाई तू तो एक किसी यूनिट के अंदर नहीं इन हो सकता, तेरे पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ गई? फोन पे दस देने बंदे ना, और नहीं सर, ये प्रॉपर यकीन करें उनका कोई सिपाही वाकिफ नहीं होता, सूबेदार वाकिफ नहीं होता, और बातें वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कर रहे होते हैं सर। वो बिल्कुल ये प्रोपोगंडा है, झूठ है, और ये इसको बिल्कुल बैंड होना चाहिए। और इसको कानून साजी होनी चाहिए। एक मिनट लेंगे। अच्छा, ये सारी तो बातें हो गई, इसमें ना एक अहम पॉइंट है बट साहब, मैं उस पर आपकी तवज्जो करवाना चाहूँगा कि हमारे यूथ को मेरी बहुत तवज्जो है। जी जी जी, आपकी वसासत से कि हमारी यूथ को इंगेज करने की ज़रूरत है हज़रत, कि हमारी यूथ को आज जहाँ पे आईटी दुनिया की पहुँच गई है, हमारे हमसाया मुल्क की पहुँच गई है, हमारे लोग सिर्फ टिकटॉक और यूट्यूब पे आके स्टक हो गए तक पहुँचे हैं सिर्फ। भाई फाइनल वर्ड क्या आपका? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि चूँकि हम नौजवान सियासी कारकुनान हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं, तो हमें पैरामीटर ये सेट करना चाहिए कि कौन सी पार्टी और कौन से जो लोग हैं जो यूथ को इंगेज कर रहे हैं, वो यूथ को डिलीवर क्या कर रहे हैं। अब जब तक इदारों की बात है तो ये इस बात पे तो सबका इत्तेफाक है कि इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए, चाहे वो अदलिया है, सब उनको अपनी हदूद में रहना चाहिए। हम इसमें एग्री करते हैं, यस, हदूद से गुजर के नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है कि आपके पास 67% जो आपकी यूथ की पॉपुलेशन है, उसको आप क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, उसको आप क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, उसको अगर वो सियासत करना चाह रहे हैं तो आप अपनी सियासी तंजीमों में उनको काम पर जगह दे रहे हैं। अगर तो साहब ने अगर यही करना है कि वादे पहले कुछ और करने हैं और जब बात आनी है तो बात आके फिर जागीरदार का बेटा खड़ा है, फिर सरमायादार का बेटा खड़ा है, तो ऐसे प्रोसेस चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रोसेस ठीक करने की ज़रूरत है। जो भाईजान बात कर रहे थे कि बैन कर दें, मेरे ख्याल से बैन सोल्यूशन नहीं है। मुद्दा ये है कि एक छुरी से आप गला भी काट सकते हैं और छुरी से आप केक भी काट सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो यूट्यूब है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इंटरनेशनली लोगों को इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं, लोगों की मुस्बत ज़हन साजी कर रहे हैं। हमें ऐसे प्रोसेस चलाने की ज़रूरत है कि हम उनकी मुस्बत ज़हन साजी करें, लर्निंग की तरफ जाएँ। जी भाईजान, मैं ना इसमें जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, वो उसको पहले एलेबोरेट कर दूँ। दो चीज़ें बोली जा रही हैं, एंटी स्टैब्लिशमेंट और प्रो स्टैब्लिशमेंट। एंटी स्टैब्लिशमेंट और एंटी मिलिट्री में और एंटी पाक आर्मी में फ़र्क रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हो ये रहा है कि एंटी स्टैब्लिशमेंट की आड़ में एंटी मिलिट्री जो है पाक आर्मी को वो रगड़ा जा रहा है, और उसकी हमें तकलीफ इसलिए होती है कि पाक आर्मी का वो जवान जो बॉर्डर पे खड़ा है, जो हमारी हिफाजत कर रहा है, उसका इस सारे में क्या कसूर है। अगर आपके इंस्टीट्यूशनल इश्यूज़ हैं तो आपके पास 101 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। आपकी कैपेसिटी नहीं है ना कि आप टेबल पे बैठ के बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास बात करने को है कुछ नहीं, ऑथेंटिक कुछ नहीं है आपके पास। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि ये जब लास्ट टाइम फ्लड आया तो इसी पार्टी की गवर्नमेंट थी। साउथ पंजाब में आप जाएँ, डीजी खान के साथ 8 MPA थे जी, कोई भी नहीं था वहाँ पे। एक MPA नून लीग का था, बाकी 7 MPA PTI के थे। वहाँ पे हमने मूव किया, कैंपेन की, वेलफेयर की। वहाँ पे जनाब एक भी MPA मौजूद नहीं था, और उस टाइम में जनरल सरफराज शहीद, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो उस वक़्त वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको वो हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे जब उनकी शहादत हुई। तो बात करने का मकसद ये है कि एंटी स्टैब्लिशमेंट की आड़ में और ये सारे सिनेरियो इसकी आड़ में इदारों को निशाना ना बनाया जाए, और इस सब की आड़ में नौजवानों का इस्तेसाल ना किया जाए। बिल्कुल ठीक है। फाइनल वर्ड ये है कि देखें, यूट्यूबर्स और यूट्यूब के लिए पाकिस्तान में कोई कानून होना चाहिए। जो बंदा उठता है वो अपनी एक लगाता है अपनी तस्वीर के साथ, या जिसका दिल करता है आर्मी चीफ की फ़ोटो लगाता है, उसके ऊपर जो बकवासियात लिखते हैं वो सामने आ रही होती है। मैं कल भी देख रहा था। अगर इसके ऊपर कोई कानून साजी हुई हो, हुकूमत वक्त को कानून साजी करनी चाहिए। ये हमारी सियासी जमातों के अंदर जो लोग यूथ को अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे गलत बात है। अगर किसी बंदे को पता हो कि मैंने यूट्यूबर बन के और यूट्यूब पे बैठ के मैंने ये वाली पोस्ट नहीं लगानी, मैंने एक्स पे ये पोस्ट नहीं लगानी, लगाऊंगा तो मैं अंदर हो जाऊंगा और मेरे खिलाफ बिलियंस ऑफ रुपीस। आप बाहर चले जाएं, यूके चले जाएं, कहीं चले जाएं, वहाँ कानून है, यहाँ कानून नहीं है, कानून बनना चाहिए। यहाँ पे व्हाट्सएप यूट्यूब की बात हो रही है तो मेरे रेलिवेंट है, तो मैं उसकी बात कर दूँ। ध्यान से थंबनेल लगाया देखो, पसंदीदगी और नापसंदीदगी की वजह से आप YouTube को, या जो एक इनोवेशन है उसको तो डिग्रेड ना करें ना। आप मुझे बताएं आपका कौन सा चैनल है जो YouTube पे नहीं है? सिटी फोटो YouTube पे नहीं है, 24 YouTube पे नहीं है, हमद मीर YouTube पे नहीं है। तो सही तरह काम कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक हर बंदा YouTube पे है। हमने ठीक तरह का फाइनल वर्ड है, वक्त खत्म हो चुका हुआ। एक चीज़ बड़ी खूबसूरत है, वो कुरान में भी है कि हदें जो सी हैं ना वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हदें क्रॉस करने वालों को पसंद नहीं करता। तो हर एक चीज़ की हद है, वो इदारों की हद हो, वो हमारी हद हो, वो तमाम एक इंडिविजुअल की हद हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ की हद हो,
वो हदों को क्रॉस क्यों नहीं करना। जब आप हद क्रॉस करते हैं ना, अपनी लाइन क्रॉस करते हैं, तब आप ख़राब हो जाते हैं, सोसाइटी ख़राब कर देते हैं, आप सोसाइटी के अंदर अनरेस्ट क्रिएट कर देते हैं और इसी तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं जैसे अभी हुए हैं। दूसरी सबसे अहम चीज़ वो ये है कि हम लाई लग गए हैं बहुत बड़े। हमें कोई यूट्यूब पे लिखा हुआ आ जाता है ना कि अमिताभ बच्चन ने इस्लाम कबूल कर लिया था, तो हम अमिताभ बच्चन को दुआएं देना शुरू कर देते हैं, घर बुढ़ियाँ बैठी दुआवां से, वो अमिताभ बच्चन इस्लाम कबूल कर लिया। तो जिन्हें किया है ना और अमिताभ बच्चन वो शायद उन्हें पूरी फिल्में भी ना देखियाँ होती। तो ये इस तरह की ऑथेंटिसिटी, जो खबर की ऑथेंटिसिटी है, खबर के लिए खबरें देने वाले इदारे को ही देखें, खबर के लिए खबरें देने वाले इदारे के पास ही जाएँ। बाकी सारे चुगलखोर हैं, चुगली करते हैं, वहाँ से कान में कोई खबर डालता है, वो लेके आ जाते हैं आपके पास शाम को व्लॉग के अंदर और कहते हैं वह जी अब मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर वो आर्मी चीफ बैठा हुआ था और वहाँ पर वो बैठा हुआ था और उसने ये कह दिया। वो वहाँ पर आप नहीं बैठे हुए थे ना, अगर आप वहाँ बैठे होते तो फिर बताएं, अगर आप वहाँ नहीं बैठे हुए तो फिर आप किसी की सुनी हुई बात बता रहे हैं। तो ये सुनी हुई बातें, सुनी सुनाई बातों को एग्जैजरेट करके बताना, मुल्क में अनरेस्ट क्रिएट करना, मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ नौजवानों को करना, ये बड़ी शदीद शर्मनाक बात है और इसको रोका जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत चीज़ है और इसको होना नहीं चाहिए। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।